जय साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में, जो कि हमारा यहाँ पे यूट्यूब और टेलीग्राम का हैंडल नेम है @accuracy_IAS। ठीक है, तो आज हम प्रोबेबिलिटी का क्लास 12 का देख रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट टाइप देखने वाले इसका। मैं जानता हूँ प्रोबेबिलिटी के लेक्चर आपको ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हम सारे टाइप को इन डेप्थ सीख रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में। और फिर ऐसे होता है कि अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते हो। कुछ लोग इसको शॉर्टकट में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट तभी हो पाता है जब आपको उसका थोड़ा बहुत आइडिया हो, या जैसे आपने जो मेथड फॉलो करी वो एक्यूरेट हो। ठीक है, तो सीखने को तो आप हर चीज़ का शॉर्टकट सीखते हो, लेकिन बेटर है कि आप नॉलेज वाइज भी अच्छे पोजीशन में हो। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखने वाले हैं। तो हम पहले इसका थोड़ा थ्योरी देखेंगे। आपको दिया है ई और एफ, दिया है 2 इवेंट्स है एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस। हमने क्या किया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया, ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मीनिंग ये होता है बोथ ई एंड एफ हैव ऑकर्ड। ठीक है, जो हम इंटरसेक्शन लेते हैं ई एंड एफ, उसका मतलब है बोथ ई एंड एफ हैव ऑकर्ड, मतलब दोनों के दोनों वहां पे इवेंट ऑकर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले, इन अदर वर्ड्स ई और एफ अगर है तो इसका मतलब होता है साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ ई एंड एफ। तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स को मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये थ्योरी हमको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ई इंटरसेक्शन एफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कंटिन्यू में ई एफ, लेकिन हम इस तरीके से नहीं लिखने वाले। ठीक है, क्यों, हमने एक रिप्रेजेंटेशन यूज किया है, हम उसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी यूज किया है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक अलग टाइप है, उसके रिलेटेड ये बन रहा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला था पी ई इंटरसेक्शन एफ है, या फिर ई गिवन दैट एफ है। कैसे लिखते हैं हम, ऊपर पी इंटरसेक्शन सॉरी पी ई इंटरसेक्शन एफ लिखते हैं, और नीचे ये जो होता है ये यहाँ आ जाता है आपका डिवीजन में। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो डिवीजन में उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमने क्या किया है, अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ऐसे होता है, जो नॉर्मली हम लिखते हैं ना, ऐसे नॉर्मली हमारा ऐसे लिखते हैं ए बाय बी इज इक्वल टू, अगर सी है तो हम कैसे लिखते हैं, सी मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू ए। हम जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, उसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन में जाता है। उसका मतलब ये है। तो हमने क्या किया, जो एफ इधर डिनोमिनेटर में उसको इधर लेके आ गए मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या हुआ, पी एफ, यहाँ जो डॉट है ना, ये डॉट का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन है। तो ये डॉट जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, डॉट रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना डॉट क्या है। ये आपको जहां पे भी ऐसे डॉट दिखेगा दो दो चीजों के बीच में, उसका मीनिंग मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आप याद रख लेना। तो हमने क्या किया अभी यहाँ पे पी एफ डॉट, ये जो लेफ्ट साइड में था पी ई गिवन दैट एफ, इसको हमने लिख दिया इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो पी इंटरसेक्शन एफ का ये फॉर्मूला आपका बन गया। लेकिन ये फॉर्मूला के लिए कंडीशन क्या है, पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0, जो ऊपर कंडीशन थी एज इट इज। तो ये जो आपका फॉर्मूला बना है ना, अब हमें इस फॉर्मूला के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सिमिलर टाइप से आपने क्या किया, अगर मैं पहले एफ को लेता पी एफ स्लैश ई, मतलब एफ को पहले लेता तो ई क्या करता, डिवीजन में चला जाता। ये ऊपर का तो सेम ही रहता है इंटरसेक्शन वाला। तो इसको फिर सॉल्व करता मैं, तो ये इसका फॉर्मूला ये बन जाता, मतलब यहाँ ई आ जाता, और ये पी एफ इंटरसेक्शन ई है। तो इसके दो फॉर्मूले बन जाते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ एफ है, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ ई है। तो ये दो फॉर्मूले आपके यहां बन जाते हैं। और इस चीज को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। तो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया इसको ब्रैकेट में। तो ये पी ई स्लैश एफ है, सॉरी पी ई इंटरसेक्शन एफ है। इसको कैसे लिख सकते हो आप, पी एफ। अगर आपने स्टार्टिंग में पी एफ से मल्टीप्लाई किया तो पी एफ कहां जाने वाला है, स्लैश के बाद जाने वाला है। तो ये आपको याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप पी एफ को स्टार्टिंग में लिखते हो तो जो दूसरा मल्टीप्लिकेशन में आएगा उसमें स्लैश के बाद एफ जाएगा और यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर मैं यहाँ पे ई लेता हूं स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, जो ई जाएगा इधर ये स्लैश वाले में, तो ई बाद में जाएगा। तो ऐसे बनेगा ये। तो ये फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं करना है आपको, जो याद रखना है वो ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके ऊपर के कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। देखो आपको क्या किया, एक ऊन दिया है, 10 ब्लैक बॉल 5 व्हाइट बॉल दिया है। आपको क्या बोला, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ऊन, मतलब एक बर्तन है, बर्तन में से 2 बॉल निकाले, वन आफ्टर अदर। देख रहे हो, एक के बाद एक निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखो ये जो वर्डिंग है ना, वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका आपको एक इंडिकेशन हो जाता है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। तो बहुत लोग पूछते हैं ना कि कैसे आइडेंटिफाई करना है।
तो जब हम ये वर्डिंग वाले प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, वर्डिंग वाले प्रॉब्लम में जैसा ये वर्डिंग आता है, इससे आपको आइडिया लगना चाहिए टाइप कौन सा डिटेक्ट हो रहा है। इसीलिए मैं आपको सारे प्रॉब्लम इन डेप्थ करा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको वो टाइप आइडेंटिफाई हो जाए, क्योंकि यूपीएससी वर्डिंग में ही प्रॉब्लम फ्रेम करेगा। अगर आपको टाइप आइडेंटिफाई नहीं हुई, भले वो आपको आती हो, लेकिन वहां आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप गलत कर लोगे, ठीक है। और आपको क्या बोला है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर ब्लैक, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमें दो इवेंट लेने पड़ेंगे। तो हम ई किसको ले रहे हैं, ई फर्स्ट बॉल वाले को, फर्स्ट बॉल ब्लैक। एफ क्या है, सेकंड बॉल, सेकंड बॉल भी क्या निकाला है आपने, ब्लैक ही निकाला है। तो आपको ये निकालना पड़ता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये जो आपको दिया ना, बोथ बॉल ड्रॉन आर ब्लैक, उसका मीनिंग ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन। आपको मालूम है इंटरसेक्शन में हम किसको इंक्लूड करते हैं, बोथ को इंक्लूड करते हैं। तो आपको निकालना पड़ेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ जो बोथ वर्ड यूज किया ना, बोथ वर्ड से आपको पता चलना चाहिए था आपको इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, पहले और दूसरे इवेंट का। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक का प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालेंगे। हम पहले बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। आप पहले बॉल का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, यहाँ थोड़ा मैं बाद में चेंजेस कर दूंगा नोट्स में, जो आगे के टाइप में किया है मैंने, ठीक है। पहला जो बॉल है, पहले वाले बॉल के लिए सैंपल सेट क्या था स्टार्टिंग में, यहाँ पे अभी हमने यस लिया तो यस ही ले लेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, बाद में मैं चेंजेस कर दूंगा और बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। देखो पहला जो बॉल है, पहले बॉल के लिए हमें सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। 10 ब्लैक है प्लस 5 व्हाइट है, टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। तो आपका एनएस हो गया 15। आपका यानी क्या होगा, यानी मतलब पहला बॉल ब्लैक लेना है। ब्लैक बॉल कहां से आप लोगे, टोटल 10 ब्लैक बॉल में से। तो पहले बॉल के लिए ब्लैक बॉल कितने हैं, 10 है, 10 में से एक लोगे। तो पहले बॉल का प्रोबेबिलिटी अगर मैं पी से दिखाता हूं, तो यानी बाई एनएस कितना होगा, 10/15 होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका पहला प्रोबेबिलिटी होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 बता देता हूं, इसको मैं बाद में थोड़ा एडिट करूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं फर्स्ट ब्लैक बॉल के लिए B1 लूंगा, सेकंड के लिए B2 लूंगा, ये बाद में मैं चेंजेस कर दूंगा नोट्स में, ठीक है, जो कि आगे के क्वेश्चंस में करे हुए हैं मैंने। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया, वो मैं बाद में कर दूंगा, अभी समझ लो आप। ये पहले बॉल का हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब हमें दूसरे बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। मुझे बताओ, अब उसने एक वर्ड दिया है, वर्ड क्या दिया है, एक वर्ड है प्रॉब्लम में, क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब आप रिप्लेस कर सकते हो क्या बॉल को, नहीं कर सकते हो। तो यहां सिचुएशन क्या बन जाएगी आपकी, विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने एक बॉल तो निकाल लिया ऑलरेडी, एक बॉल निकाल लिया आपने, तो आपके पास बॉल कितने बचे, 14 बॉल बचे। तो ये नया एनएस बनेगा। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया NS1 से, इसको रिप्रेजेंट किया NS1 से, ठीक है। तो आपके 14 बचे। तो आप मुझे बताओ, जो आपका जो एफ है, वो सेकंड बॉल आप निकाल रहे हो, लेकिन वो कंडीशनल इवेंट बन जाता है एफ का। कैसे, ई होने के बाद ही उसको आप निकाल सकते हो। मुझे बताओ, पहली ब्लैक बॉल निकालने के पहले आप दूसरी ब्लैक बॉल निकाल सकते हो क्या, नहीं, वो कंडीशनल बन जाता है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे बाद में मैं रिप्रेजेंटेशन चेंज करने वाला हूँ, ये वाला भी, ठीक है। ये बस जैसा बुक में दिया था वैसा मैंने लिया है। हम बाद में इसको B1 करने वाले हैं, इसको B2 करने वाले, बाद में नोट्स जब एडिट करूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे हो जाएगा सेकंड वाले ब्लैक बॉल के लिए कितने ब्लैक बॉल बचे, 9 ब्लैक बॉल बचे, तो उसका 9 आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा सेकंड वाले ब्लैक बॉल का, ठीक है, ये आपका बन जाएगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बचे हुए और नंबर ऑफ टोटल बॉल बचे हुए, 9/14 आएगा। ये रिप्रेजेंटेशन मैंने किया ना, NF/E, तो ये समझने के लिए किया हुआ है बस, ठीक है। तो आप देख लो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में आप जैसे यूज करते हो, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या बोलता है कि आपको इंटरसेक्शन लेना है किसका, ठीक है। आपका पी इंटरसेक्शन एफ आएगा, क्या आएगा, पी मल्टीप्लाइड, पी क्या था, फर्स्ट इवेंट था, और ये सेकंड इवेंट है, सेकंड इवेंट क्या हो जाता है, कंडीशनल। तो आपका आएगा P/E, ये हमने फॉर्मूला ऊपर देखा हुआ है। देखो हमने क्या किया, पहले वाले का प्रोबेबिलिटी रख दिया 10/15, दूसरे वाले का प्रोबेबिलिटी रख दिया 9/14। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3/7 आएगा। ये जब आपको एग्जाम में करना है ना, एग्जाम में करना बहुत आसान है। अगर एग्जाम में आपको फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, ये बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर वो विदाउट रिप्लेसमेंट बॉल निकाल रहा है एक के बाद एक, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी को मैं पी से दिखाता हूं, तो ये फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल। मुझे बताओ, आपको मालूम है जनरली हम कैसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना डिवीजन में। जब फर्स्ट बॉल निकालना था, फर्स्ट बॉल के समय टोटल बॉल कितने थे, 15 थे। तो ये टोटल बॉल मैंने एज इट इज लिख दिए। और ब्लैक बॉल कितने थे मेरे, 10 थे, तो ब्लैक बॉल मैंने एज इट इज लिख दिया। तो आपका 10/15 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। तो सेकंड के लिए क्या करना है, आपने पहला बॉल तो निकाल लिया ना, तो सेकंड के लिए क्या बचेगा, यहाँ ये 1 से कम हो जाएगा 14, और ये भी 1 से कम हो जाएगा 9। तो डायरेक्ट आप इस स्टेप पे पहुंच सकते हो। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर बन सकता है। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, ठीक है, आपको ये ट्रिक याद रखना है।
कि आपको ये पूरा प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं है। और यही मैंने आपको आगे दिया हुआ है, मतलब और दो प्रॉब्लम में। तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिए हुए हैं ना, ये टोटल एज इट इज रहेगा पहले बॉल के लिए, ब्लैक दिया एज इट इज रहेगा, और जब अगले में जाओगे सेकंड में तो 9/14 हो जाएगा। अगर आपको बोला जाता कि 3 बॉल ड्रॉ करिए, तो थर्ड बॉल के लिए क्या होता, ये मल्टीप्लाई में आता। थर्ड बॉल के लिए क्या होता है, एक और कम कर देते, ऊपर 8 नीचे आ जाता 13, और बोलता और एक बॉल निकालनी है ब्लैक वाली, क्या आता 7 आता, और नीचे क्या आता आपका, नीचे आता आपका 12। और आपको बोल देता व्हाइट बॉल निकालो, अभी यहां पे बोलता 4 ब्लैक बॉल निकालिए और 5वीं व्हाइट बॉल निकालिए। तो ये अभी तक हम जो कर रहे थे ब्लैक के लिए कर रहे थे, अभी व्हाइट के लिए क्या होगा, देखो टोटल तो 1 से कम हो जाएगा 11, लेकिन व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट बॉल 5 है हमारी, तो व्हाइट के लिए यहां ऊपर वाला 5 आ जाता बस, ठीक है। तो आपको ये देखना है, नीचे वाला तो 1-1 से कम होता जाएगा, जब ब्लैक का ले रहे हो तो वो भी 1-1 से कम हो जाएगा, लेकिन व्हाइट का बोले हो तो अलग हो जाएगा। तो ये समझने के लिए बता रहा हूं बस। तो आप चाहते तो ये डायरेक्ट भी कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है। और ज्यादातर टीचर ऐसे ट्रिक पढ़ाते हैं, और वो स्टूडेंट को क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, उसको टाइप ही आइडेंटिफाई नहीं होता। जब टाइप ही आइडेंटिफाई नहीं होगा तो वो फिर कैसे सॉल्व करेगा। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम यही खत्म हो गया, ठीक है। अभी तक हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन रूल 2 इवेंट्स के लिए, लेकिन अगर ज्यादा इवेंट है तो किस तरीके से होगा। अगर हमने यहाँ पे ई एफ जी को लिया ज्यादा इवेंट, तो ये देखो इस तरीके से है, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तब आएगा पी आएगा बाहर, फिर आएगा पी एफ/ई, मतलब ई पहला इवेंट हो जाएगा फर्स्ट, आपका पी एफ/ई क्या होगा, सेकंड इवेंट होगा, और उसके बाद आपको जी वाले निकालना है, तो जी वाला आपका थर्ड इवेंट होगा। तब ई और एफ दोनों हो चुके हैं यहाँ पे, तो ई और एफ दोनों को लेना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे ले रहा था ना पहले ब्लैक बॉल के लिए, पहले ब्लैक बॉल के लिए क्या किया मैंने, फर्स्ट के लिए आपका 10/15 हुआ, सेकंड के लिए क्या हुआ, वो 1 से कम हुआ, ये 9 हुआ, ये 14 हुआ। अगर थर्ड लेना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, नीचे का 13 होता, ये ऊपर का 8 होता। तो मैं इसका जो 1-1 से कम हो रहा है ना बॉल, ये पहला निकाल लिया, वो सब में इंक्लूड कर रहा हूं। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप फॉर्मूला कंफ्यूज कर जाओगे आप। तो हम आगे थोड़ा सा सिंपल वे में देखने वाले को 1-2 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और जनरली क्या होता है कि मुझे आपको इस लेवल तक लाने के लिए बाकी सब पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से 1 क्वेश्चन आ सकता है अगर यूपीएससी पूछेगा तो, ठीक है। आप ये समझ लेना, यूपीएससी मोस्टली टाइप वाइज क्वेश्चन पूछता है, एक टाइप के 10 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। वो 10 टाइप का एक एक क्वेश्चन पूछेगा सबका, इसलिए आपको हर एक टाइप प्रिपेयर करनी है। अब हम थोड़ा सा और एक क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 कार्ड का पूछा आपको, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। और दूसरा मैं ये बता रहा हूं, अगर आपको नोट्स में कहीं पे भी अगर आपको टाइपिंग का एरर दिख जाता है, ठीक है, जैसे होता है कि मैं मतलब अभी समझ लो ये मैं टाइप पढ़ा रहा हूं, अगला प्रॉब्लम अगर इसी टाइप का, तो मैं ऊपर का टेम्पलेट उठा लेता हूं और उसमें चेंजेस करता हूं। अगर आपको कहीं पे टाइपिंग एरर दिखता है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। जैसे टेलीग्राम पे भी आप भेज सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 8826756966, तो आप मेरे को इस पे भेज देना। क्योंकि देखो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि नोट जो मैं बना रहा हूँ ना, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है इसमें, क्योंकि डिटेल में सॉल्व कर रहे हो, बुक्स में होता नहीं है, और कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है, मतलब थोड़ा नजर इधर उधर हो जाए। तो जो भी आपका एरर होगा, जो भी कुछ होगा, आप मेरे को मैसेज कर देना। और आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर अगर मैंने गलत दिया, वो भी आप मेरे को बता देना, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्पज क्या है कि अभी मैं आपको जैसे नोट्स बना रहा हूँ फिर पढ़ा रहा हूँ, तो नोट्स में जो भी एरर होते हैं, अभी क्या होता है ज्यादातर टीचर क्या करते किसी और से टाइप करा के लेते, तो उसमें और ज्यादा एरर होते। अभी पूरा टाइपिंग मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस ये जो भी क्वेश्चन है ये अलग अलग बुक में से है, किसी एक बुक में नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि मतलब जैसे मैं मल्टीपल बुक्स में से जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट सकता है, या फिर जो बुक्स होंगे बुक्स में भी कुछ एरर हो सकते हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो आप ये समझ लेना कि अभी मैं बना रहा हूँ, तो अभी मैं ये मतलब मिनिमम तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 90% तो अभी ये जो मतलब मैं जो आपको दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मिनिमम 90% ये करेक्ट होगा, ठीक है। या फिर मतलब 95% या 98% भी करेक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं मिनिमम 90% ही लेके चल रहा हूँ। तो जो भी एरर होगा आप मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं उसको नोट्स में चेंजेस कर दूंगा। जैसे आपने ग्रुप में देखा होगा कि मैंने लेक्चर 6 में एक एरर था, तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया है। क्योंकि देखो जो पहले वाला सोल्यूशन था वो मैंने किसी बुक में से लिया था, तो वो शायद गलत होगा, ठीक है। अब देख लेना नेक्स्ट, आपको 3 कार्ड निकालने हैं 52 कार्ड में से। आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी, पहला 2 कार्ड आएगा किंग और तीसरा कार्ड आएगा एस।
तो ये देख लेना, यहाँ पे आपको अलग अलग दिया हुआ है। अगर मैं चाहता, जैसे अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता था, ठीक है। मतलब अभी ये समझ लो, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो अगर मुझे ये टाइप आता तो मैं यहाँ पे आता डायरेक्टली, ये बाकी बीच में नहीं जाता। देखो टोटल कार्ड कितने हैं, 52 है। आपके किंग कितने हैं, 4 है। तो पहले पहले वाले कार्ड के लिए तो किंग यूज किया तो 4 यहाँ गए। अब दूसरा भी किंग लेना है आपको तो एक यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ कितने आएंगे, 3 किंग आएंगे और नीचे 51 हो जाएगा, नीचे का एक से कम होगा। अब आपको बोला है एस निकालो, लेकिन एस कितने अभी भी मेरे पास 4 एस है, तो यहाँ पे ये 4 आ गया और ये तो टोटल पत्ते, ये एक से कम हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो जिसको ये टाइप आएगी, देखो जिसको ये टाइप आएगी वो इस स्टेप पे आएगा, आप समझ रहे हो। जिसको ये टाइप आएगी वो डायरेक्ट इस स्टेप पे आएगा, वो ये सब नहीं करेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये चीज बतानी होगी, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। तो मैं डिटेल में यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूं और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप इन नोट्स में से जाओ, प्रैक्टिस करो और देखो कि आप बीच वाले स्टेप कैसे स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप कहां तक जंप कर सकते हो या डायरेक्ट कौन सी स्टेप कर सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर के से मैं किंग को दिखाता हूं, ए से एस को दिखाता हूं, ये समझने के लिए लिख रहा हूं आपके, ठीक है। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है, पहला किंग निकला, दूसरा किंग निकला और तीसरा एस निकला, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहले किंग के लिए क्या है, टोटल पत्ते 52 हैं। पहले किंग के लिए किंग भी कितने, 4 है। पहले किंग का प्रोबेबिलिटी आएगा 4/52 आएगा, तो इसको इक्वेशन 1 बोला है। अब पहला किंग निकालने के बाद मुझे दूसरा किंग निकालना है। दूसरे किंग के लिए ऐसे लिख रहा हूं PK/K, ठीक है। दूसरे किंग के लिए मेरे पास पत्ते कितने बचेंगे, 11, एक पत्ता गया तो 51 पत्ते बचेंगे। और मेरा एक किंग गया तो किंग कितने बचेंगे, 3 किंग बचेंगे, ये देखो 3 किंग, तो 3/51 आया। अब देखो मैंने किंग का तो खत्म हो गया, अब मैंने 2 किंग निकाल ले तो मेरे पास टोटल पत्ते कितने बचेंगे, 50। लेकिन मुझे निकालने को क्या बोला है, एस निकालने को बोला है। एस निकालना तो मेरे पास एस कितने है, 4, तो आपका आ गया है 4/50। तो आपको क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये आपका आएगा डायरेक्टली 4/52, 3/51, 4/50। तो ये बेसिक कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा है ना, उसको ये प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया, ठीक है, कहां से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो डायरेक्ट ऐसे भी यहाँ पे भी जंप कर जाता है, ओरली भी आंसर निकाल लेता है। लेकिन अगर कोई टीचर डायरेक्टली ये स्टेप पढ़ाए, ठीक है, किसी स्टूडेंट को जिसको प्रोबेबिलिटी आता ही नहीं और उसको बस ऐसे बोल दे मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हारा नंबर आ जाएगा कर लो, तो वो ऐसे गारंटेडली ले रहा है कि वो सामने वाला वही फॉलो कर लेगा। एग्जाम में अगर गलत फॉलो कर लिया तो उसका गलत हो जाएगा, वैसे ही एग्जाम से बाहर हो जाएगा। तो बेटर क्या है, देखो सीसेट का अगर पढ़ना है तो प्रॉपरली पढ़ो और जो ट्रिक बनाने हैं प्रॉपरली पढ़ने के बाद खुद बनाओ, ठीक है। अगर डायरेक्ट ट्रिक पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको शायद एग्जाम में धोखा हो जाएगा। अब आपको देखो 2 कार्ड ड्रॉन किया है 52 में से और बोला है बोथ कार्ड आर ब्लैक। ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना। आप चाहते तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे 56/52 और 55/51। अब ये स्टेप कैसे मैंने यहां लिखी है, ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। और दूसरा मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। देखो आप लोग वीडियो देख रहे हो कुछ लोग, लेकिन जैसे यूट्यूब पे अगर रीच बढ़ाना है, जैसे चैनल का ग्रो करना है हमें, या जैसे इसको मतलब प्रॉपरली लोगों तक लेके जाना है, या मतलब इसमें से मुझे भी कुछ इनकम जनरेट करनी, तो आप लोग क्या करो, जो भी यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो ना, यूट्यूब का वीडियो आप कंप्लीट देखो, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, आप हर एक वीडियो पे कमेंट करो और लाइक करो। क्योंकि क्या हो रहा है मालूम है ना, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो और लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप वीडियो देख रहे हो तो क्या हो रहा है कि वो वीडियो आगे ज्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं हो रहा है। तो आप ये समझो कि आपको मिनिमम 3 चीजें करनी है, ठीक है। वीडियो देखो, ठीक है, कमेंट करो और लाइक करो, क्योंकि ये करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अभी जैसे मैंने आपको पोल लिया था उसका भी मैं बता देता हूं यहाँ पे शॉर्ट में, ये होमवर्क कर लेना 3 नंबर का क्वेश्चन आप, तो मैं यहाँ पे बता देता हूं। तो 7 अगस्त से हम पॉलिटी करने वाले हैं चालू, ठीक है। तो पॉलिटी जैसे आप लोगों ने सीखा होगा ना आज तक कोचिंग में, मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आपको जो 11th की एनसीईआरटी है, ठीक है, प्लस जो आपकी लक्ष्मीकांत है, ठीक है, प्लस आपका जो बेयर एक्ट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल मेंशन होते हैं, उनको भी हम लेने वाले, मतलब एज इट इज वर्डिंग में रखेंगे उसको भी नोट्स में। प्लस जो भी आपके PYQ है, मतलब प्रीलिम के, और जो भी मेंस के है, मेंस के शायद अगर 2014 से पकड़े तो 10 साल के है, तो 10 साल के मतलब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे पॉलिटी के, ठीक है। तो ये भी हम नोट्स में ही इंटीग्रेट करने वाला हूं मैं, ठीक है। मतलब आपका ऐसे हो जाएगा कि आपको एक ही सोर्स में सब मिलेगा प्रिंटेड में, तो आपको अलग अलग फिर इन सब बुक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को अगर कोई बुक रिकमेंड करनी है
तो आप मेरे को कोई भी जो बुक आपको लगता है, या जैसे कोई आपको लगता है नोट्स जो भी लगता है आपको रेफर करनी है, और प्लस इसमें करंट अफेयर भी आएगा, ठीक है। तो आपको कोई बुक रेकमेंड करनी है, कोई नोट्स रेकमेंड करनी है किसी मार्केट में जो भी है, आप मेरे को रेकमेंड कर देना मेरे पर्सनल में इस पे नंबर पे, तो मैं उसमें भी जाऊंगा, ठीक है। उसमें भी अगर कुछ मतलब वेरिएशन होगा या कुछ अलग होगा वो भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि मैं ये डेली आपको 1 आवर के हिसाब से हम चालू करेंगे, जैसे अभी हम सीसैट का करते 40 मिनट से 60 मिनट का। तो इसमें आप एक चीज ये कर लेना, आपका जो भी पढ़ाई चल रहा है पहले बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको जैसे मैं आपका कोई मतलब प्रॉपरली बैच नहीं ले रहा हूं, जैसे कोचिंग का होता है 2.5 घंटे का 3 घंटे का एक सब्जेक्ट चल रहा है खत्म कर रहे हैं, वैसे नहीं ले रहा हूं। तो आप आपका जो भी प्रिपरेशन चल रहा है आप वो चलने दो, ठीक है। तो मैं आपका जैसे पॉलिटी के लिए अगर आप 1 आवर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको बताइए कि मैं आपको नोट्स दे ही रहा हूं, तो आपको नोट्स लिखने नहीं है। आपको क्या करना है, आप या तो PYQ सॉल्व करोगे प्री के या मेंस के, आपको इनके आंसर राइटिंग करनी है बस, ठीक है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको सीधा नोट्स पढ़ना है, समझना है, उसका एप्लीकेशन समझना है, और आपको मेंस के आंसर लिखने हैं। और अगर आपको इन नोट्स से अगर कुछ लिखना भी है तो आप बस उस की पॉइंट्स को लिखो जो आपको याद नहीं रह रहे, ठीक है। की पॉइंट्स को लिखना, वैसे नोट्स में मैं बोल्ड करके देता हूं, ठीक है, अंडरलाइन करके देता हूं। आप चाहिए तो उसमें थोड़ा सा ये कर सकते हो, कुछ पॉइंट आपको जो लग रहा है हाईलाइट कर लेना, या उसका मतलब कहीं पे शॉर्ट में लिख लेना, ये कर लेना आप। और डायरेक्टली आप मेंस के आंसर राइटिंग कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम मेंस का जो भी करा रहे वो भी PYQ ही करने वाले हैं। इसमें आपका मेन काम ये होगा कि मेंस के PYQ करो, क्योंकि क्या होगा कि आप क्या करते हो, सब्जेक्ट सीखते हो उसके बाद PYQ करते हो, नहीं हो पाते हैं। तो पॉलिटी के PYQ भी हम इसके साथ कंप्लीट कर लेंगे, तो हम पूरा इंटीग्रेट हिसाब से कर लेंगे ताकि आपका प्री और मेंस के एंगल से ये सब्जेक्ट एक तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब आपको देखो क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस दिया इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो ऊपर वाला टाइप है, क्या दिया आपको, 3 ऑरेंजेस आर गुड, मतलब गुड होने चाहिए, अप्रूव्ड फॉर सेल, ठीक है, अदरवाइज रिजेक्टेड। और आपको क्या बोला है, टोटल आपको दिया है 15 ऑरेंजेस, 12 गुड है और 3 बैड है। देखो ऊपर वाले टाइप की तरह ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने यूज किया ये S1, उसके बाद ये आपका S2, ये मैंने यहाँ यूज किया, ये मैं ऊपर वाले में भी चेंज कर दूंगा क्योंकि ये समझने के लिए आसान है, S3। तो देखो मैं आपको पहला बताऊंगा, ठीक है, और बाद में हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाएंगे। आपको क्या किया, टोटल कितना दिया आपको, 15 दिया, उसको S1 से दिखाया। जब पहला ऑरेंज निकालना था तो मेरे पास 15 ऑरेंज थे टोटल। तो मेरे गुड़ वाले जो थे, G1 मतलब गुड़, G मतलब गुड़, तो जब पहला गुड़ निकाल रहा हूं तो गुड़ वाले कितने थे, 12, तो NG1 कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 12/15 आ जाएगा। अब मुझे बताओ जब मुझे सेकंड वाला निकालना है तो एक कम हो गया, तो ये देखो क्या होगा, ये आपका 12/15 तक क्या हो जाएगा, 11/14 हो जाएगा। जब थर्ड निकालना है 2 कम हो गए, 10/13 हो जाएगा। तो ये देखो मैंने यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला ही आपको यूज करना है डायरेक्टली। आपका क्या बना, PG1 मल्टीप्लाइड बाय PG2 मल्टीप्लाइड बाय PG3, 3 थे ना। तो हमारा पहले का क्या बना, NG1/NS1, NG2/NS2, NG3/NS3। देखो पहले वाले के लिए क्या होगा, जो दिया है वही लेंगे हम। गुड़ 12 दिया, टोटल 15 दिया, एज इट इज रखा। जो आगे वाला होगा उसमें एक एक से कम होगा, ऊपर वाला भी एक से कम, नीचे वाला भी एक से कम। फिर जो आगे वाला लेंगे और एक से कम, एक से कम, ऐसे करना है और मल्टीप्लाई करना है, और ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। लेकिन आप ये पूरा डिटेल में जाना इसमें से, प्रॉब्लम में से, ठीक है, आप डिटेल में से इस प्रॉब्लम में से जाना। तो अभी हम जो देखने वाले हैं, ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। और कोई भी ये मत सोचना कि मैं भगा रहा हूं, वहां पे डिटेल में सॉल्व करके दिया है, और आपको पूरा फॉलो करोगे, बाद में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है इस टाइप के लिए। अब हमें इंडिपेंडेंट इवेंट सीखना है, ठीक है। इसमें भी मल्टीप्लीकेशन का यूज होता है, लेकिन ये अलग टाइप है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा फाइनल, आपको उसको याद रखना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। आपको क्या दिया, एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। कंसिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड इन विच एलिमेंट्री इवेंट आर अज्यूम टू बी इक्वली, ठीक है। तो हमने क्या किया, 52 कार्ड है, हमने एक इवेंट लिया है, पहला इवेंट क्या लिया है, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, हमने ई को लिया स्पेड, स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, 13, तो यानी कितना हुआ, 13। और दूसरा इवेंट हमने एफ लिया, एफ मतलब क्या, एस, तो एस का क्या आएगा, एन एफ इज इक्वल टू 4, 4 एस होते हैं ना आपके, तो 4 आ गया। इंटरसेक्शन क्या आएगा दोनों का, देखो स्पेड में 13 है, लेकिन ये 13 में एक एस है, और यहां पे भी एक स्पेड का एस है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा,
स्पेड का एस आएगा, ठीक है, दोनों में जो कॉमन है वो। तो इंटरसेक्शन का कितना आ गया, 1 आ गया। अब इनका मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा हर एक इवेंट का। पी का निकाला, पी का 13/52 आएगा 1/4। आपका एफ का आएगा 4/52 1/13। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा आपका 1/52। ये देखो, ये हमें निकालना है, ये तीनों भी हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये जो टाइप है इंडिपेंडेंट के लिए हमें ये तीनों निकालने पड़ते हैं, और वो प्रोसीजर हमारा लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो मैं प्रोसीजर लिख देता हूं। ये आपका फॉर्मूला था किसका, कंडीशनल इवेंट का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ना आपका ये। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमने यहां फॉर्मूला लिखा। पी ई स्लैश एफ क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ है ऊपर और नीचे पी एफ है। तो ये देखो, इसका मैंने 1/52 लिखा ऊपर वाले का, ये नीचे वाले का लिख दिया 1/4/52। ये कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया। अब मुझे बताओ, ये पी ई स्लैश एफ का प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 आ रहा है और वही इवेंट पी का है, तो हमें क्या मिला, P इज इक्वल टू ये मिला। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर P E स्लैश एफ का प्रोबेबिलिटी P के साथ मैच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इवेंट एफ की वजह से इवेंट ई को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। देखो, प्रोबेबिलिटी बदलना चाहिए ना, दूसरे इवेंट अगर इफेक्ट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी बदलना चाहिए। प्रोबेबिलिटी नहीं बदला है तो इसका मतलब क्या है, वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसका निकालता, एफ का निकालता, पी एफ स्लैश ई निकालता, वो 1/13 आता, वो पी एफ आ जाता। तो इसका मतलब पी एफ इज इक्वल टू पी ई स्लैश पी एफ स्लैश ई है, वो इसका मतलब है ई भी एफ को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब हो जाता है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन ये होता है, ठीक है। तो हमने वो आगे लिखा हुआ है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन है, तो आपको ये याद रखना है। अगर दो इवेंट है जिसमें पी ई स्लैश एफ मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज इक्वल टू पी आएगा, और यहां पे पी एफ स्लैश ई है इज इक्वल टू पी एफ आ गया, उसको बोला जाता है कंडीशनल इवेंट। और उसके लिए जरूरी ये है कि पी भी जीरो नहीं होना चाहिए और पी एफ भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन रूल से आपको मालूम है, ये आपका फॉर्मूला होता है। पी ई स्लैश पी ई इंटरसेक्शन एफ है, पी डॉट पी एफ है, सॉरी पी ई डॉट पी एफ स्लैश ई है। जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये हट जाता है, केवल आपका पी एफ बचेगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ये फॉर्मूला बन जाता है आपका पी ई स्लैश एफ इज इक्वल टू पी डॉट पी एफ। तो ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट का अलग फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमें जो काम गिरेगा वो यहां से ही गिरेगा, जो भी दिया हुआ हमें कंडीशन ये फुलफिल करेगा वही हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यह हमारा मेन कंडीशन है, समझने के लिए ये हमारा मेन कंडीशन है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, ठीक है। तो हमें बस ये कंडीशन चेक करना है आगे। और अगर ये मैच नहीं करेगा, अगर ये मैच नहीं करेगा तो उसे बोला जाता है डिपेंडेंट। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ दो टर्म्स है जो कि हमने टॉपिक में देखे हुए अलग अलग टाइम पे। हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देखा हुआ है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, आप इंटरसेक्शन लेते हो, वो क्या आ जाता है आपका, जीरो आ जाता है। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन आपने लिया, वो आ जाता है एम्प्टी, जीरो आ जाता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाता है, और उसे हम डिफाइन करते हैं केवल सेट के टर्म्स में। वो सेट होता है, सेट, ठीक है, जहां पे हम सेट निकालते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, मतलब वहां पे जीरो कॉमन एलिमेंट होता है या एम्प्टी होता है। लेकिन आप देख रहे हो हम जो इंडिपेंडेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, देखो अभी ये इंडिपेंडेंट में हम क्या यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखना इंडिपेंडेंट के स्टार्टिंग में क्या है, ये इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग में क्या है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी। तो हम जब इंडिपेंडेंट का बात कर रहे हैं तब हम प्रोबेबिलिटी का बात कर रहे हैं। आप समझ में आ रहा है। तो ये याद रखना, इंडिपेंडेंट में हम प्रोबेबिलिटी का बात करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम सेट्स का बात करते हैं, हम वहां पे प्रोबेबिलिटी का बात नहीं करते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट में कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जिसमें नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, ऑफ ऑकरेंस कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट इवेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट, ऐसे कंफ्यूज मत करना। ये टोटली अलग कंसेप्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट वाला। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछेगा, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछेगा तो आपको ये फाइंड करना है केवल
इज इक्वल टू 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये कंडीशन है। और इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या है, आपको इनका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये कंडीशन देखना है आपको, मल्टीप्लाइड बाय पीबी। तो दोनों का अलग अलग कंडीशन है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंडिपेंडेंट। चाहिए तो आप कहीं पे शॉर्ट नोट्स में लिख लेना दोनों का फॉर्मूला, कौन सा क्या चेक करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे बस ऐसे लिखा है, अगर दो है इंडिपेंडेंट वाला ये फॉर्मूला दो का। अब ये हम यहाँ पे देखने वाले तीन का। अगर आपको दिया है ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और सी इंडिपेंडेंट है, बी और सी इंडिपेंडेंट है, उनका ये फॉर्मूला लिखा। जब आपको ये तीनों को एक साथ दिया जाता है ए बी सी, तो क्या होगा, पहले का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय तीसरे का प्रोबेबिलिटी। अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट है तो सीधा मल्टीप्लीकेशन होगा किसका, प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। अब देखो अभी हमें क्या किया, पी ए दिया है, पीबी दिया है, और आपको ये निकालने को बोला है पी ए इंटरसेक्शन बी, कब, जब इंडिपेंडेंट इवेंट कंडीशन दिया है। तो हमने पी ए का वैल्यू लिखा, पीबी का वैल्यू लिखा, ये निकालना है। अब आपको मालूम है इंडिपेंडेंट इवेंट दिया है, इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पीबी, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, ये आपका 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो ऊपर वालों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3, नीचे वालों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 25, सो 3/25। तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट का अगर आपको पता है तो बस इतना ही फॉर्मूला है, और कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट में कोई दिमाग लगाना नहीं है। अब देखो आपको क्या किया, पी दिया, पी एफ दिया, आपको ये भी दिया, और क्रॉस चेक करो बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें बस ये फॉर्मूला रखना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम आ गई, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम आ गई तो क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट है। नहीं आई तो क्या बोलोगे, नॉट इंडिपेंडेंट है। देखो इसका वैल्यू कितना दिया है, पी इंटरसेक्शन एफ 1/5 दिया है। अब इधर पी है, पी कितना दिया 3, और ये कितना दिया पी एफ 3, सॉरी 3/5 है ये, और 3/10 है। देखो अगर मैं ये इधर मैं काट छीट नहीं कर रहा हूँ, 3 इंटू 3 कितना हो गया आपका 9, 5 इंटू 10 50। अब वन ये आपका 1/5 है, 1/5 इज इक्वल टू आपका है क्या 9/15, नॉट इक्वल टू है। तो ये नॉट इक्वल है, तो क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल है, नॉट सेम। और ये क्या हो जाएंगे, अगर नॉट इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट है। ये क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है। देखो यहाँ एक छोटा करेक्शन है ऐसा, तो नोट्स में जहां पे भी ऐसा करेक्शन आता है ना आपको इसका, तो आप मेरे को मैसेज करके भेज देना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ये छूट जाता है एडिट करते वक्त। क्योंकि ये जो टेम्पलेट बन जाता है ना, जैसे अभी ऊपर वाले प्रॉब्लम में हमने टेम्पलेट बनाया था, तो उसी टेम्पलेट को मैं बहुत बार यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम जाता है। अगर आप कोई नॉर्मल पेज टाइप करोगे ना इंग्लिश का, अगर इंग्लिश का कोई बहुत अच्छा है जिसका टाइपिंग बहुत अच्छा है, तो उसको 5 मिनट लगते हैं टाइपिंग करने के लिए। और हमारे जैसे जो नॉर्मल इंसान है उसको लगता है मतलब 10 to 15 मिनट लगता है। अगर मैं 10 मिनट भी पकड़ू नॉर्मल इंग्लिश टाइपिंग में, तो मैथ टाइपिंग में ये टाइम कम से कम आपका 2.5 to 3 टाइम हो जाता है। तो एक पेज बनाने के लिए मुझे लगभग 30 to 30 मिनट तो मिनिमम लगते हैं, ठीक है। और ऊपर से उसको मतलब अलग अलग बुक्स में ढूंढना या मतलब उसके सॉल्यूशन ढूंढना, अगर प्लस उसका 5 मिनट पकड़ लो तो 35 मिनट मिनिमम एक पेज बनाने में जाते हैं। अब ये समझ लो अगर मैं डेली के आपके अगर मतलब 6 पेज भी ले रहा हूँ, तो अगर मैं 30 मिनट भी ले लेता हूँ, हाफ आवर भी ले लेता हूँ, तो लो 3 आवर या 4 आवर मिनिमम इसमें जाता है, ठीक है। तो आप ये मत समझ लेना कि ये जैसे फ्री है तो ये लिटरली फ्री है। उसके पीछे एफर्ट भी होता है, उसके पीछे मेहनत भी होती है, हर चीज का एक उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपको उसको वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, अ डाई इज थ्रोन, ठीक है। डाई का सैंपल स्पेस आपको ये आएगा, डाई एक बार फेंकिए तो एनएस आपका हो गया एनएस हो गया आपका 6। आपको ई दिया, ई क्या दिया है, नंबर अपेयरिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो ई मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या है 3 6, तो आपका ये हो गया 2। आपको एफ क्या दिया है, एफ आपको दिया नंबर इज इवन, तो एफ का वैल्यू ये आ गया 2 4 6 इवन है, तो ठीक है एफ का वैल्यू ये आ गया इवन है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम में जैसे वर्ड आते हैं उसको कैसे हमें बनाना पड़ता है, यहां पे वो दिखा रहा हूं। तो इसका आ गया 3। अब इसमें आपको यह खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या बोला है, इंडिपेंडेंट है क्या नहीं चेक करो। तो इंडिपेंडेंट है क्या नहीं चेक करने के लिए लगता है इंटरसेक्शन का रूल होता है जो दोनों में है। देखो इसमें इसमें 6 है, इसमें 6 है, जो दोनों में वो यहाँ आ गया, तो उसका भी आ गया 1। अब हम इन सबका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी का प्रोबेबिलिटी 2/6 1/3 आ गया, पी एफ का प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2 आ गया, पी ई इंटरसेक्शन एफ का 1/6 आ गया प्रोबेबिलिटी। तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं चेक करने के लिए। देखो ये 1/6 है लेफ्ट वाला, ये 1/3 दिया है पी, और ये 1/2 दिया है, तो ये हो गया 1/6। दोनों साइड क्या आ गए, सेम आ गए। तो सेम आ गए तो आप क्या बोलोगे, क्लियरली इंडिपेंडेंट, सेम है तो इंडिपेंडेंट, ठीक है।
अभी नेक्स्ट है हमारा कि डायस थ्रोन ट्वाइस, 2 बार डायस को थ्रो किया है। आपको ए इवेंट दिया है ऑड नंबर ऑन फर्स्ट, बी क्या दिया आपको, ऑड नंबर ऑन सेकंड, और आपको पूछा इंडिपेंडेंट है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सैंपल सेट निकालेंगे 2 बार डायस का। ये सैंपल सेट हमने बनाया हुआ है स्टार्टिंग से, ठीक है, 1,1,1,1, 1,2, ठीक है। अगर इतना लंबा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा तो ये समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। एनएस का वैल्यू होगा 36। आपको बोला है ऑड किस पे आना चाहिए, फर्स्ट पे। देखो ये ऑड वाला, अगर मैं ये वाली फर्स्ट लेता हूं इधर वाली, तो देखो ये ऑड ऑड वाला ये है, तो मैंने बस उसका रो लिखा है, ठीक है। तो देखो इसमें 6 है, इसमें 6, इसमें 6, 18 हो गए। देखो ये तो आपको मुंह जबान याद रहना था 36, और अगर आपको ये लॉजिक याद रहता तो ये भी आप ओरली लिख सकते थे 18। अब आपको क्या बोला है, सेकंड पे क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। देखो ये सेकंड वाले इधर है, तो उसका मैंने बस कॉलम लिख लिया ये, उसके भी कितने आएंगे, 18 आएंगे, ठीक है। अब आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। अब इंटरसेक्शन लोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने उसके रो लिए है, इसके कॉलम लिए है, और इसके 18 ऐसे है, इसके 18 ऐसे, तो कॉमन कितने आएंगे, केवल ये आएंगे कॉलम कॉमन, जहां पे दोनों का ऑड है। दोनों का ऑड वाले कितने आएंगे, ये 3, 3, 9 आएंगे बस, ठीक है। अब हमें सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है। पीए का प्रोबेबिलिटी 1/2, पीबी का प्रोबेबिलिटी 1/2, और इसका प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का, सॉरी 1/2 नहीं, इसका यानी का पीए का प्रोबेबिलिटी कितना है, 18/36 है, क्योंकि 18 एलिमेंट थे उसमें, और पीबी का 18/36 है। पी ए इंटरसेक्शन बी का कितना आएगा, 9/36 आएगा, तो ये 1/4 आएगा। तो ये आपको यही चेक करना है इंटरसेक्शन। तो आप इनको सॉल्व करोगे, 1/2, 1/2, 1/4 आएगा, तो इधर 1/4 है लेफ्ट में, ये 1/2, 1/2 आएगा, तो 1/4, 1/4 सेम आ गया। तो ये आपको आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये पूरा मैंने आपको कैलकुलेशन सॉल्व दिया हुआ है, तो ये आप पूरा कैलकुलेशन देख लेना मैंने कैसे लिखा हुआ है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो आप ओरली भी कर सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो अगर आपको सैंपल सेट मुजबानी याद होगा, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछता है, ये क्लियरली क्लास 12 में मेंशन करे हुए, लेकिन ऐसा है कि यूपीएससी तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं, जिसमें 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो 3 कॉइन बोला कि ये आपको सैंपल सेट आना चाहिए, एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी टी एच और टी टी टी। तो इसमें 8 एलिमेंट है। हमें ई दिया है, ई क्या दिया है, ई मतलब है 3 हेड या फिर 3 टेल। तो 3 हेड वाला क्या है, एच एच एच, और 3 टेल वाला क्या है, टी टी टी, उसका आ गया 2। आपको क्या दिया है, एफ दिया है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मतलब क्या, मिनिमम 2 हेड हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो ये देखो 2 हेड वाले ले लिए, 3 थे, और एक 3 हेड वाला एक है, वो 4 हो गए। आपको क्या बोला है अभी, जी बोला है, जी बोला है एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट मतलब क्या, या तो 2 हो या तो 2 से नीचे कितने भी हो। देखो ये 2 हेड वाले ले लिए, बाद में 1 हेड वाला लिया, और बाद में 0 हेड वाला लिया, तो एनजी में आ गए 7। तो अभी आपको क्या बोला है, आपको ये पूछा है ई एफ एफ जी, और सॉरी यहाँ पे एक चीज छूट गई, तो इसको ऐसे लिख लेना, इजी कर लेना, ई एफ ई जी और एफ जी। ये आपको चेक करने को बोला है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ई एफ का इंटरसेक्शन आएगा ट्रिपल एच, उसमें आ गया 1 एलिमेंट। ई इंटरसेक्शन जी आएगा ट्रिपल टी, उसमें आ गया 1 एलिमेंट। एफ इंटरसेक्शन जी एच एच टी एच और टी टी एच, इसमें आ गए 3। अब हम क्या करेंगे, हम सबका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 2/8, ठीक है। पी एफ का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 4/8, उसके बाद आपका पीजी का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 7/8। अब हम इंटरसेक्शन जो लिए हुए उनका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1/8, 1/8, 3/8 आएगा। सो पी ई इंटरसेक्शन एफ का आ गया 1/8, पी ई इंटरसेक्शन जी का आ गया 1/8, पी एफ इंटरसेक्शन जी का आ गया 3/8। फिर हमें बस ये चेक करना है, क्रॉस चेक। तो हमने क्या किया, ई और एफ का चेक किया। ई और एफ के केस में क्या आ गया, सेम आ गया, सेम आ गया, तो हो गया इंडिपेंडेंट। ये कैलकुलेशन आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ई और जी का चेक करेंगे। उसमें क्या आ रहा है, उसमें नॉट सेम आ रहा है। नॉट सेम मतलब क्या, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट लिखोगे। फिर आप एफ और जी का भी चेक करोगे, मेथड सेम है, उसमें भी क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो वो भी आपका क्या बना, डिपेंडेंट बना। तो ये आप कैलकुलेशन खुद देख लेना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग किस्म का क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन अगर चाहे तो यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वाले में केवल एक ही टाइप, एक ही मेथड है ये, ठीक है। बस आपको उसको रिपीटेडली यूज करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है, एक कॉइन दिया है, एक डाई दिया है। कितने चीजें दी, 2 चीजें दी। देखो समझने के लिए, अगर मैं इधर कॉइन का लिखता हूँ एच और टी, और इधर मैं डाई का लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो कैसा सेट बनेगा, H,1, H,2, H,3 ऐसे बनेगा, और नीचे T,1 ऐसे सेट बनेगा।
तो उसी सेट को मैंने लिखा है। ये ऐसे मिक्स करके भी दे सकता है, तो यहाँ पे इस चीज को आप फोकस करना। अगर आपको ऐसे मिक्स करके देता है तो सैंपल सेट बनाना आना चाहिए, क्योंकि H,1 H,2 H,3 H,4 H,5 H,6 और T,1 T,2 T,3 T,4 T,5 T,6 NS आ गया 12। तो कॉइन और डाई मिक्स करके दिया है, तो ऐसे सैंपल सेट बनेगा। अब आपको क्या किया है, ए इवेंट दिया है जहां पे हेड आएगा किस पे, कॉइन पे, तो जहां जहां हेड है वो लिख लो, H1 से लेके H6 तक, तो ये 6 हो गए। आपको बी क्या बोला है, 3 आएगा कहां पे, डाई पे, तो देखो 3 कहां पे, H,3 और T,3 में, वो आ गया 2। अब इंटरसेक्शन निकालो, ये इंटरसेक्शन भी आएगा H,3, उसमें आ गया 1 एलिमेंट। अब इनका सबका प्रोबेबिलिटी निकालो, पी ए का प्रोबेबिलिटी 6/12, पी बी का प्रोबेबिलिटी 2/12, पी ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 1/12। फिर ये चेक कर लो, यहां वैल्यू रख के अगर सेम है तो क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट है। तो इस प्रॉब्लम में केवल इतना ही नया पार्ट है, ठीक है। तो आपको इस प्रॉब्लम में जो पार्ट है ना, ये वाला नया, इस पे फोकस करना है, बाकी आपका प्रोसीजर तो सेम ही है, ठीक है। तो ये आपको थ्योरेटिकली याद रखना पड़ेगा बस समझने के लिए। ई और एफ अगर आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, तब ई और एफ डैश क्या होंगे। एफ डैश मालूम है ना, एफ डैश मतलब नॉट एफ, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ई और नॉट एफ क्या है, वो भी इंडिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा। और ई डैश मतलब क्या, नॉट ई, तो ये भी आपका क्या बनेगा, ई डैश और एफ भी, ये भी इंडिपेंडेंट ही है। और आपका ई डैश एफ डैश क्या बनेगा, इनका भी आपको बोलना पड़ेगा, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो हमेशा ये बस याद रखना कि अगर कोई भी दो नॉर्मल इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो उनके जो आप निगेटिव लेते हो, नॉट लेते हो, वो भी इंडिपेंडेंट ही निकलेंगे, ठीक है। तो बस समझने के लिए यहां लिख दिया ब्रैकेट में, और ये आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट एक तरीके से आपका टाइप बन जाता है, ठीक है। आपको ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट दिए जाते, तब क्या होता है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 क्या आएगा, तो ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और इसी को आप सॉल्व करोगे तो ये बनता है फॉर्मूला 1 माइनस पी ए डैश, मतलब 1 माइनस पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट बी। मतलब इसमें क्या होता है, इसका ही सॉल्व करने के बाद ये बनता है। तो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया, बस आप इसको याद रख लेना। तो आपका पी ए यूनियन बी बनेगा एटलीस्ट 1 के लिए, और उसको ही सॉल्व करोगे तो आपका ये 1 बाहर है, और ये मल्टीप्लीकेशन में ही है, पी ए डैश और आपका ये पी बी डैश, ये मल्टीप्लीकेशन में दोनों, ठीक है। तो आप चाहिए तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल दूंगा, ठीक है, समझने के लिए। तो ये बस आप टाइप याद रखना, क्योंकि मुझे बुक में फॉर्मूला मिला था तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, क्योंकि वर्डिंग में अगर डायरेक्टली ऐसे पूछेगा तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट हुआ है। तो आपको जो मैंने बोला ना, आपको बस 3 चीजें करनी है रेगुलरली। वो है आपको वीडियो देखना है, ठीक है। और भले आपका पर्सनालिटी ऐसा हो कि आप वीडियो लाइक करना अवॉइड करते हो, लेकिन आप वीडियो लाइक करना, प्लस आपको लगता है कि आपके कमेंट से क्या होगा, फिर भी आप कमेंट कर देना, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या मालूम है ना, कि आप ये जो 3 एक्टिविटी करते हो, यहीं से जो यूट्यूब है वो रिकमेंड करता है वीडियो को आगे, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूं, जैसे जो भी सीसैट की वजह से लोग अभी इस बार बाहर हुए हैं, ठीक है। तो सीसैट का इम्पैक्ट ऐसा है कि जो भी सीसैट की वजह से बाहर हुए, सीधा 1 ईयर चला जाता है, ठीक है। प्लस आपका 3 to 4 लाख पूरा, मतलब साल भर का खर्चा चला जाता है। अगर ये भी आप छोड़ दो इम्पैक्ट, अगर आप सीसैट का कोई भी कोचिंग आज के टाइम में लगाओगे, ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट का फीडबैक ये है कि जिन्होंने कोचिंग करी हुई है, या तो कोचिंग में 1 आध महीने में भगा देते या 2 महीने में भगा देते, ठीक है, और खत्म कर देते। दूसरा चीज ये है कि कोई अभी कोचिंग का जो फीस है 12 से लेके 20,000 के बीच में है। देखो मुझे कोई इशू नहीं है इसमें, अगर आप फीस ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोचिंग करने के बाद अगर रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है तो वो दिक्कत हो जाती है। तो आपको खुद देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट मुझे फीडबैक देते हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप भी मेरे को, मतलब जो फीडबैक है, तो ये मेरा टेलीग्राम का नंबर है 8826756966। तो आप मेरे को यहाँ पे नोट्स के रिगार्डिंग, वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक बता देना, ठीक है। और दूसरा, जो भी मैं जहाँ वीडियो में मैं जैसे भगा देता हूँ या स्किप कर देता हूँ, वहां पे इसलिए होता है कि वो सेम टाइप का क्वेश्चन होता है, और उसका मैंने आपको डिटेल सॉल्व वर्जन टेलीग्राम पे दिया होता है। टेलीग्राम का जो है हमारा चैनल नेम आपको पता होगा, टेलीग्राम का हमारा जो चैनल नेम है @accuracy_is है, ठीक है। यहीं पे हमारे PDF के नोट्स होते हैं।
तो यहाँ पे आप देख लेना एज इट इज नोट्स होते हैं, और नोट्स में जो भी करेक्शन आते हैं मैं वो इंप्रूव कर देता हूँ, ठीक है, मतलब वो चेंज कर देता हूँ। देखो पर्सनली क्या है कि पर्सनली ऐसा है कि टीचिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो नोट्स होता है। रीजन क्या है, मैंने आपको टीच कर दिया, ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, ठीक है, आपने मेरा वीडियो देख लिया, ठीक है, लेकिन आपके पास नोट्स अगर अच्छा नहीं होगा, रिवाइज कहाँ से करोगे, आप कितना लिखोगे। तो मेरा पर्पज ये है कि हम जितना आपका टाइम सेव करेंगे, ठीक है, उतना ही आपका ज्यादा चांसेस है यूपीएससी निकलने का। क्योंकि आपको ये टाइम कहाँ लगाना है, ये टाइम एक्चुअल उस चीज में लगाना है जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है प्रीलिम निकालना, वहां उसके लिए आपको लगते हैं एमसीक्यू जो कि आपको सॉल्व करनी चाहिए। दूसरा, यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आप मेंस निकालो। मेंस में क्या होता है, मेंस में होता है आपका लॉन्ग आंसर होता है, ठीक है, तो मेंस में आपका क्या होता है, मेंस में होता है आंसर राइटिंग। तो और फिर आपका आता है इंटरव्यू, ठीक है, ये इंटरव्यू तो बहुत बात की बात है, इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। आपका एफर्ट कहाँ लगेगा, एमसीक्यू और आंसर राइटिंग में, क्योंकि यूपीएससी आपका जो सिलेक्शन होता है वो केवल और केवल यहाँ पे आपके कितने मार्क्स आते हैं उससे होता है, ठीक है, ना कि आपने कितने अच्छे हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं, ठीक है, ना कि आपने कितने अच्छे हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं। इन चीजों से यूपीएससी नहीं होता है, ठीक है, ना आप कितने मोटिवेटेड है, या फिर आपको कितने टीचरों ने मोटिवेट किया हुआ है, या आपने कितने टीचरों का मोटिवेशनल स्पीच सीखा, देखा है, सुना है। इन चीजों से यूपीएससी नहीं निकलता है। यूपीएससी का आपको दो ही फैक्टर है, एमसीक्यू और आंसर राइटिंग, और ये चीजों के लिए जो लगता है वो होता है आपका नोट्स, ठीक है, जो कि मैं इंटीग्रेट करके आपको पढ़ा रहा हूं। आपका केवल ये काम है कि उन चीजों का आप करो प्रैक्टिस, ठीक है, वहां से आप बस उतना ही चीजें लो जिससे कि आपका यहां स्कोर आए, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, उस चीज का नाम है स्कोर, ठीक है, और स्कोर भी नहीं, आपका दिमाग में ये भी होना चाहिए स्कोर मोर, और ये आपका दिमाग इसी एंगल से सोचना चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि नोट्स मैं आपको इंटीग्रेट करके दे रहा हूं, ठीक है, आप अननेसेसरी इसका डुप्लीकेशन मत करना। जो सब्जेक्ट मैं करा रहा हूं, ठीक है, उसका आप डुप्लीकेशन मत करना। बाकी का आपका जो भी प्रिपरेशन चलना है आप चलने दो, ठीक है। अभी जैसे कि मैं पॉलिटी का मैंने आपको बोला, जैसे अभी सीसैट पढ़ा रहा हूं, तो सीसैट का जो मैथ है, जो कि सबसे मतलब मुश्किल पार्ट होता है, वो समझ लो आपकी अक्टूबर तक अगर खत्म हो जाएगा तो भी बेटर है, या नवंबर तक भी खत्म हो जाएगा बेटर है। बाकी आरसी वगैरह वो इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको पॉलिटी करा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं पॉलिटी आपको विथ प्रॉपर इंटीग्रेटेड नोट्स अभी चालू कर देता हूँ, अगस्त से लेकर अगर समझो हम अक्टूबर या मैक्सिमम नवंबर तक भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद भी काफी ज्यादा टाइम रह जाएगा, उसके बाद भी मतलब मेरा स्पीड काफी अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट डिफिकल्ट होगा, आप समझ लो कि अगर मैं जैसे सीसैट का जब खत्म हो जाएगा तो पॉलिटी के साथ मैं और एक सब्जेक्ट चालू कर दूंगा, तो एटलीस्ट ये समझ लो कि आपका पॉलिटी एक और आपके और दो सब्जेक्ट में कोई भी मतलब आराम से कवर कर पाऊंगा मार्च तक या उसके पहले ही, ठीक है। तो बस आपको ये करना है कि जो मैं करा रहा हूं उसका आप डुप्लीकेशन मत करो, ठीक है। बाकी आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है, जो भी आपने कोचिंग लगाई है, आप उसका पढ़ाई बंद मत करो, ठीक है। बस मेरे लिए जो टाइम देना है आपको सीसैट का, जैसे मैंने आपको पहले बोला था 1 आवर, ठीक है, और अभी जीएस का मैं अभी आपका 1 आवर कराऊंगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको और थोड़ा सा समझो 30 मिनट आपको देना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें से कीवर्ड निकालने के लिए या आंसर राइटिंग के लिए, बस इतना आपको देना पड़ेगा। तो आपका पॉलिटी भी काफी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो जाएगा। और आपको लगता है कोई रिसोर्स मुझे इंक्लूड करना चाहिए पॉलिटी के लिए, जैसे आपको लगता है कि कोई टीचर का नोट्स है या कोई कोचिंग का नोट्स है, या कोई आपको लगता है कि आप ये भी इंक्लूड कर लो, वो भी इंक्लूड कर लो, तो वो मैं कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि रीजन मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत बार क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेस है, सारे रिसोर्सेस में 80 to 90% सेम होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो जो भी 10% का वेरिएशन होगा वो मुझे इंक्लूड करने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब मैं नोट्स बनाऊंगा मैं सारे बुक्स में से जाऊंगा, ठीक है, जो भी आपको लगता है आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी आईएएस।